डिविडेंड इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड। याद रहेगा सर। अब अगला सेंटेंस आराम आराम से मेरे साथ पढ़ना। इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ये रिपोर्टिंग पीरियड किसे कहते हैं? जिस ईयर एंड पे हम खड़े हो उस ईयर एंड को रिपोर्टिंग पीरियड भी कहते हैं, और जो एंडिंग डेट होती है उस रिपोर्टिंग डेट भी शायद मैंने लिखा था। तो अब जरा सेंटेंस दोबारा शुरू करेंगे, दूसरा वाला। इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पे रुक जा जरा। किसके बाद, किससे पहले? रिपोर्टिंग पीरियड के बाद, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑथराइजेशन मीन साइनिंग से पहले, 4 अक्टूबर तकरीबन, जस्ट 4 अक्टूबर साइनिंग से पहले। देन द डिविडेंड डिक्लेरेशन इज डिस्क्लोज टुगेदर विद द अमाउंट पर शेयर। फिर एक इंग्लिश में सेंटेंस लिखना है कि डायरेक्टर्स हैव डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड, और साथ फिर ये भी बताना है कि पर शेयर कितना डिविडेंड है। तो वो कैसे होती हैं सारी चीजें, वो इंशाल्लाह फिर मैं फिगर्स के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। डिस्क्लोज का मतलब एक इंग्लिश की लाइन है, और उस इंग्लिश की लाइन में क्या भी बताना है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर। लेकिन ये कहाँ बताना है? इन नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द पीरियड टू विच इट रिलेट्स। अगर 24 का डिविडेंड 24 के बाद डिक्लेयर हुआ है तो ये डिस्क्लोज कहाँ होना है? 24 ही की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। रिकॉर्ड कहाँ होगा? 2025 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर ये बाद में डिक्लेयर हुआ। तो डिस्क्लोजर किस साल देना है? जिस साल से रिलेटेड है। और अगर डिविडेंड उस साल डिक्लेयर नहीं हो सका तो फिर जिस साल डिक्लेयर हुआ है उस साल उसकी डबल एंट्री करेंगे। डबल एंट्री करना एक अलग इशू है और डिस्क्लोजर देना एक अलग इशू है। डिविडेंड कब लायबिलिटी बनता है? इसलिए अगर वो इस साल डिक्लेयर नहीं हुआ तो इस साल के एंड पे वो लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस साल से रिलेटेड है उस साल में इसलिए बता दिया जाता है ताकि शेयर होल्डर्स बेचारे परेशान भी ना हो जाए। एनी कंफ्यूजन जी? फाइनली एक नजर खुद से पढ़ने, कोई कंफ्यूजन अगर जहन में आती है तो बताएं। फिर दूसरा पैराग्राफ मेरे साथ पढ़िएगा भी, दूसरा ना पढ़ेंगे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज? एनी कंफ्यूजन सर? नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ें। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट मींस। असूलन बेटा ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, कंसंट्रेट किया करें बेटा, हर चीज प्लीज नहीं है आपके लिए, फाइनल करें जहन में, और ये बार बार सुन सुन के शायद जहन में रहेंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना असल में अकॉर्डिंग टू द लॉ कंपनी की मैनेजमेंट मींस डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी होती है। लेकिन डायरेक्टर्स अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए आप जैसे नौजवान सीएफओस को हायर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन कर कौन रहा होता है? ये डायरेक्टर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन लिस्टेड कंपनी में एक्स्ट्रा जिम्मेदारी फिर सीएफओ की भी है, इसकी उससे भी साइन कराते हैं। लेकिन प्राइमरी जिम्मेदारी किसकी है? चीफ एग्जीक्यूटिव की और एक डायरेक्टर की। लेकिन अगर चीफ एग्जीक्यूटिव साहब पाकिस्तान में ना हो तो फिर 2 डायरेक्टर्स मीन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर्स की है, और डायरेक्टर्स अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल करने के लिए फिर सीएफओ को हायर करते हैं, और सीएफओ अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल करने के लिए फिर पूरा एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी असल में किसकी है? मैनेजमेंट की। लेकिन डेफिनेटली अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, उसकी डबल एंट्रीज करना, ये डायरेक्टर्स ने नहीं करना, वो कोई हेड रख लेते हैं सीएफओ फॉर एग्जांपल, और सीएफओ फिर अपनी जिम्मेदारी के लिए फर्दर एम्प्लॉइज रख लेता है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाए। दी शेयर होल्डर्स को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलती हैं वो ऑथराइज्ड बाय मैनेजमेंट हो चुकी होती हैं। ऐसे ही है, जरा दोबारा डेट्स देखें। अगर 7 अक्टूबर को डिस्पैच हुई है तो क्या डायरेक्टर्स ने ऑथराइज कर दिया हुआ? फाइनल अप्रूवल किसने देनी है? फाइनल अप्रूवल वो फिर शेयर होल्डर्स। फाइनल इनिशियली तो अप्रूवल शेयर डायरेक्टर्स की है, मैनेजमेंट की है, लेकिन फाइनली ये कंपनी है किसकी? तो फिर जब एजीएम होगी तो एजीएम में फिर फाइनली अप्रूवल शेयर होल्डर्स की होती है, आफ्टर उनकी भी क्वेरीज वगैरह फाइनल हो जाए। इनिशियल ऑथराइजेशन डायरेक्टर्स की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स के कोई पॉइंट्स हो तो एजीएम जेन में आता है वर्ड, एजीएम में फिर शेयर होल्डर्स के अगर कोई पॉइंट्स हो तो वो भी रिजॉल्व किए जाते हैं, और फिर फाइनली लास्ट अप्रूवल
कंपनी के ओनर्स भी शेयर होल्डर्स ही देते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो दोबारा साइन नहीं करते हैं क्योंकि इतने शेयर होल्डर्स के लिए साइन करवाना मुश्किल हो जाता है। साइनिंग अथॉरिटी शायद कौन है, डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे वो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी है। ठीक है अहमद अली साहब, कन्फियंटली प्लीज सेकंड सेंटेंस एक और है जी, वो भी पढ़ना है। ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस डायरेक्टर्स है। अगर ऑथराइजेशन का बहरहाल वर्ड आए तो कौन जहन में ही आना चाहिए, किसने साइन करना होता है। चलिए मैं यहाँ रुक रहा हूँ जरा, ये जो हमने डिविडेंड की हेडिंग से कुछ पढ़ना शुरू किया था लास्ट क्लास में, इसको जरा एक नजर रिवाइज करना है, डायग्राम भी देख लें, कोई अब आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। नहीं बड़ा ये मकसद वाली बात तो इसमें कोई नहीं है। अगर डिविडेंड रिपोर्टिंग पीरियड के बाद डिक्लेयर हुआ और ऑथराइजेशन से पहले हो गया तो फिर इसका डिस्क्लोजर होगा, बस ये लिखा हुआ। डिक्लेरेशन का मकसद तो बहरहाल यही है कि अब डिविडेंड देना है, लेकिन डिविडेंड दे कब सकेंगे, जब प्रॉफिट का पता होगा। और प्रॉफिट का पता कब चलेगा, जब प्रॉफिट फाइनल होगा। वो कब फाइनल होगा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल होंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब फाइनल होंगी, जब उसमें सारी एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो जाएगा। तो इसमें टाइम जरा लग जाता है, इसलिए लॉ में फिर कुछ टाइम पीरियड इन्वॉल्व है जिसमें पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट की जाती है। जी सर। जी ये बड़ा शेयर्स असल में फिर एक चीज ये डिसाइड होती है कि बुक्स क्लोजर का कॉन्सेप्ट होता है। अभी शायद अपने लॉ ना पढ़ा, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ बस। एक बुक्स क्लोजर का मतलब ये होता है कि अब अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसमें तो डेली बेसिस पे शेयर होल्डर्स बदल सकते हैं, शेयर्स खरीदे भी जा रहे हैं बेचे भी जा रहे हैं, तो शेयर होल्डर्स डेली बेसिस पे भी चेंज हो जाते हैं। तो कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है फिर एक बुक्स क्लोजर की डेट डिसाइड होती है। बुक्स क्लोजर का मतलब है कि उस दिन फिर सेल परचेज ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं होती है, तो कोई एक दिन रख लिया जाता है। लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल 20 अक्टूबर अगर इसी बहस में है, उसका मकसद ये होता है कि 20 अक्टूबर वाले दिन फिर जो लोग शेयर होल्डर्स होंगे डिविडेंड फिर उन्हें मिलेगा। और अगर फॉर एग्जांपल वो सारा साल शेयर होल्डर था लेकिन उस दिन नहीं है तो फिर डिविडेंड उसे नहीं मिलेगा जी। उस तरह से नहीं है जिस तरह लोन का इंटरेस्ट होता है। लोन का इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे होता है, अगर फॉर एग्जांपल 6 महीने लोन रहा है तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। डिविडेंड उसी को मिलेगा जो उस दिन शेयर होल्डर है, जिस दिन बुक्स को क्लोज करके ये डिटरमिन किया जाता है कि शेयर होल्डर कौन कौन है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने शेयर बेच दिए, एक दिन पहले बेचा, तो अब उस साल का जो डिविडेंड है उसको नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा जिसके पास उस वक्त शेयर होगा। लेकिन ये अंडरस्टूड बात है कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया हुआ है और शेयर कोई बेच रहा है, उसे भी पता है कि अब मुझे डिविडेंड नहीं मिलना, और जो उस वक्त ले रहा है उसे भी पता है मुझे मिलना है, तो बेचने वाला फिर कोई एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगा जो शायद उसे डिविडेंड के मिलने थे, और वो भी जो शेयर होल्डर है वो उसको वो भी देगा क्योंकि उसे भी पता है ये डिविडेंड मुझे वैसे वैसे ही मिल रहा है। तो उस वक्त शेयर प्राइस बड़ी होती है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए और अभी पे ना हुआ हो तो उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर कंपनी के शेयर की प्राइस क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि अब जो भी खरीदेगा उससे डिविडेंड भी मिलना है, और जो बेच रहा है उसे भी पता है कि अब मुझे नहीं मिलना है, तो वो शेयर प्राइस बढ़ी रहेगी जब तक डिविडेंड भी पे ना हो रहा हो। लेकिन पे उसी को होगा जो उस दिन शेयर होल्डर है, जिस दिन कंपनी ने अपनी वो शेयर ट्रांसफर वाली बुक्स को क्लोज किया हुआ। उसका एक दो तीन दिन होते हैं समटाइम्स, उन दिनों में फिर स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो भी रही हो तो वो रिकॉर्ड्स में उसको चेंज नहीं किया जाता। ये क्लियर हो गया? नहीं बुक क्लोजर अगर नहीं समझ आया तो अच्छा हो गया, ये कंपनी लॉ में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नहीं मतलब जरूरत नहीं है, चले पूछ ले। नहीं अब ये वही मैं कह रहा हूँ ना, ये एग्जैक्टली 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर की बहस नहीं है, वो एक डेट डिसाइड कर ली जाती है डिक्लेरेशन के बाद लेकिन होती है, और पेमेंट से पहले पहले होती है। तो डिक्लेरेशन और पेमेंट के दौरान कोई एक दो दिन ऐसे होते हैं जिसमें स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं होती है उस कंपनी के शेयर्स में जिसने डिविडेंड देना, तो वो उसमें 1 या 2 दिन ऐसे रखे जाते हैं ताकि डिटरमिन किया जा सके कि अब शेयर होल्डर कौन कौन है जो एंटाइटल है। ठीक है, बाकी उसकी एग्जैक्ट अभी मेरे ख्याल लॉ में इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी पढ़ लेंगे। जी कोई और क्वेश्चन?
जी बेटा ज़िया, आपके इस क्वेश्चन से मुझे महसूस हुआ है कि आपने सैटरडे वाली डिस्कशन बिल्कुल नहीं सुनी। तो अगर कुछ सैटरडे वाली डिस्कशन आपकी बेटा रहेगी तो फिर इस तरह फायदा नहीं है। जरूर वो सुनेगा, मेरा ख्याल आधा पौना घंटा उस दिन भी हम बहस करते रहे। तो मेरा ख्याल में मेरी एक वर्ड से फिर अब आपको इस वक्त समझ नहीं आएगी। ठीक है सर? जी बेटा, ये भी कोई क्वेश्चन नहीं है। मिस्टर जीरा, कैसे आप परेशान हो रहे हैं? एक साल में मैक्सिमम कितने डिविडेंड्स डिक्लेयर हो सकते हैं? अल्लाह मालिक का देखी जाएगी सर। जी बेटा, ये लेकिन ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डिविडेंड प्लीज एक दफा दोबारा जी फाइनल, ये जो बातें जो मेन चीजें वो क्या है, सारी बहस का जो मेन मकसद था मेरा, डिविडेंड किस दिन डेबिट होता है, ये मेन वर्ड्स हैं। क्या वर्ड्स बोलेंगे आपने? जिस दिन डिक्लेयर हो, एंड दैट्स इट मेरा ख्याल है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये डिक्लेरेशन डेट ड्यूरिंग द ईयर है तो उसकी एंट्री हो जाएगी, उसकी एंट्री हो जाएगी। और अगर ये ड्यूरिंग द ईयर की बजाय किसी और ईयर में है तो उसकी एंट्री इस साल नहीं होगी, उस साल हो। और फाइनली आखिरी चीज ये है कि अगर इस साल का डिविडेंड किसी नेक्स्ट ईयर में डिक्लेयर हुआ है तो इस साल नोट्स में उसका डिस्क्लोजर आ जाए। तो शायद फाइनली बस ये तीन चीजें, डिविडेंड ने कब डेबिट होना है, और अगर वो डिविडेंड अगर इस साल डिक्लेयर हो गया तो वेल एंड गुड है, उसकी एंट्री भी करेंगे। और अगर वो नहीं हो सका है तो इस साल सिर्फ डिस्क्लोजर देंगे, अगर अगले साल डिक्लेयर हुआ अगले साल फिर एंट्री करेंगे। ठीक है बेटा, प्लीज क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग? एनी अदर कंफ्यूजन जी? चले बहुत चले आगे, कुछ एंट्रीज करके फिर क्वेश्चन की तरफ आना। इमीडिएटली आफ्टर द डिस्कशन जो भी हुई है, नेक्स्ट हेडिंग ढूंढे, क्या लिखा नजर आ रहा है? रेशियो ऑफ शेयर्स की डबल एंट्री बताएं जी अगेंस्ट कैश। ये पेज नंबर 41 पर रेकमेंड जाएगा, पेज 41 के एंड पे तीन एंट्रीज सीखी थी। अब शेयर्स अगर इशू हैं तो वो नॉमिनल वैल्यू पे भी इशू हो सकते हैं, वो पार वैल्यू से ज्यादा पे भी इशू हो सकते हैं, और वो फेस वैल्यू से कम पे भी इशू हो सकते हैं। आई होप कि मैंने एक ही बात की है, तीन वर्ड्स बोल के आई होप कि मैंने बात एक ही की। अब यकीनन अगर पार वैल्यू से एक्स्ट्रा पे इशू होंगे तो प्रीमियम आ जाएगा, और अगर पार वैल्यू से कम पे इशू है तो डिस्काउंट आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट अगर कभी जरूरत पड़े और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट कैश, तो एंट्री आप कहेंगे कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, डिफरेंस कैन आइदर बी प्रीमियम और डिस्काउंट। बस इस तरह से कैंडी याद रखना है। पेज नंबर 43 पर वापस आ जाए, 43 है ना ये? तो क्या एंट्री लिखी हुई जी? इश्यू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट कैश, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, फिर शेयर कैपिटल के साथ एक स्टार लिखा हुआ है, स्टार वाली लाइन अंडरलाइन कर लें नीचे जो फौरन बाद है। डिफरेंस कैन आइदर बी प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। कैश डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट, डन सर? देन हेडिंग लिखी हुई डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, ये कुछ रिवीजन हो रही है इस टाइम। इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू शेयर होल्डर्स। जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है दोबारा एंट्री बोल दें। इसके नीचे एक और लाइन पढ़ें, डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस तक रुकें, नॉट एन एक्सपेंस तक प्लीज रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए, आगे ना भाग जाइएगा। नॉट एन एक्सपेंस का मतलब ये अमाउंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं नजर नहीं आएगी, ये वही नजर आएगी जहां लास्ट क्लास में डिसाइड हुआ था, रिटेन्ड अर्निंग्स में से लेस हुई नजर आएगी। इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉफिट एंड लॉस में डिविडेंड एज एन एक्सपेंस कहीं नहीं नजर आएगा। इंस्टेड इट इज डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स जस्ट लाइक ड्राइंग्स। लेकिन ड्राइंग्स की डिडक्शन और इसकी डिडक्शन में फर्क है थोड़ा सा। ड्राइंग्स आप कैपिटल में से माइनस कर देते थे और ये आप रिटेन्ड अर्निंग्स में माइनस करेंगे। दोनों में सिमिलरिटी ये है कि कैपिटल भी रिटेन इक्विटी में होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी इक्विटी में होती हैं। डिविडेंड ने और ड्राइंग्स दोनों ने इक्विटी में ही माइनस होना है। द ओनली डिफरेंस है उसने इक्विटी में, ड्राइंग्स ने इक्विटी में कैपिटल में से माइनस होना है, और डिविडेंड ने इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग से माइनस होना है। आई होप की बात याद आ गई है। फिर जब डिविडेंड पे करते हैं तो एंट्री क्या होती है? डिविडेंड पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, ये ब्रैकेट्स जरा दूर अंडरलाइन कर लीजिएगा, ए और बी एंट्रीज में जो ब्रैकेट्स बनी हुई हैं। डिक्लेयर हो जाए और पे हो जाए तो अलग अलग एंट्रीज डिस्टिंग्विश होनी चाहिए जहन में। ओके सर?
इसके आगे बेटा अब जो लिखा हुआ है उसको यहां से पढ़ने की बजाय जरा रजिस्टर खोला है। अभी इसको जो मैं लिखूंगा एज इट इज देख के लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में मेरा ख्याल है नोट कर लीजिएगा आप, लेकिन बात पहले सुन ले जरा। कंसंट्रेट फुल और बोर्ड पे जरा देखें। डिविडेंड बेटा असल में दो तरह का होता है। एक है कि कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को कैश में डिविडेंड पे करती हैं, लेकिन कैश डिविडेंड देने के साथ साथ या कैश डिविडेंड देने के अलावा कंपनी समटाइम्स शेयर होल्डर्स को शेयर्स की फॉर्म में भी डिविडेंड देती हैं। शेयर्स की फॉर्म में अगर डिविडेंड दिया जाए तो उसके लिए वर्ड यूज होता है बोनस शेयर्स। कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे कैश भी पे करती हैं और समटाइम्स कैश डिविडेंड के साथ साथ बोनस शेयर्स मींस डिविडेंड शेयर्स की फॉर्म में भी कंपनी शेयर होल्डर्स को देती हैं। मीनिंग इसका क्या है उसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज और, कैश डिविडेंड किसी इंटरम स्टेज पे भी हो सकता है और किसी फाइनल स्टेज पे भी हो सकता है। मींस लेस देन 1 ईयर के प्रॉफिट्स की बेस पे भी कैश डिविडेंड हो सकता है और फुल ईयर के प्रॉफिट्स की बेस पे भी कैश डिविडेंड हो सकता है। इन अदर वर्ड्स इंटरम कैश डिविडेंड भी हो सकता है और फाइनल कैश डिविडेंड भी हो सकता है। सिमिलरली बोनस शेयर्स या डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स किसी इंटरम डेट पे भी हो सकते हैं और फाइनल डेट पे भी हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स इंटरम बोनस शेयर्स भी हो सकते हैं और फाइनल बोनस शेयर्स भी हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स इंटरम शेयर्स डिविडेंड भी हो सकता है और फाइनल शेयर्स डिविडेंड भी हो सकता है। हमने अभी तक जितनी डिस्कशन थोड़ी देर पहले डिविडेंड के हवाले से की है वो सब हमने डिस्कशन की है कैश डिविडेंड के एंगल से। व्हाट इज द डबल एंट्री व्हेन द कैश डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड? Dividend debit, payable credit. And what is the double entry when the dividend is ultimately paid? Dividend payable debit and cash credit. असल में कैश डिविडेंड की एंट्री है, डिविडेंड डेबिट और कैश क्रेडिट रिलैक्स रहेगा, डिविडेंड डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि डिक्लेरेशन डेट और पेमेंट डेट में डिफरेंस आ जाने की वजह से पहले डिविडेंड पेएबल क्रेडिट हो जाता है और फिर जब पे किया जाता है तो पेएबल डेबिट हो जाता है। एंट्री वैसे वही है डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन डिक्लेरेशन डेट और पेमेंट डेट में डिफरेंस आने की वजह से पहली एंट्री कैसे पूरी की जाती है? डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट, और फिर पेमेंट की एंट्री जब करते हैं आप तो लायबिलिटी डेबिट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाता है। चाहे इंटरम हो या फाइनल हो, आपकी डबल एंट्री ऑफ डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड सेम रहेगी। तो हमने जितनी थोड़ी देर पहले बहस की है दिस वाज रिलेटेड टू कैश डिविडेंड। डन है सर? अब हम अपनी बहस को जरा लेके जा रहे हैं बोनस शेयर्स की तरफ। पेशेंस दिखाया करें, पेशेंस दिखाया करें। पेज नंबर 41 पे आ जाओ। पेज नंबर 41 मेरा ख्याल है मुझे याद है सही, उसकी आखिरी 2 लाइनों में जाए। एक वर्ड आया था उस दिन राइट शेयर्स, तो पहले जरा राइट शेयर्स रिवाइज कर लें जरा। पढ़े पढ़े सेंटेंस पढ़े। शेयर्स इशू टू existing shareholders in proportion to means in percentage of existing shares against consideration. Short words, अगर existing shareholders को कैश के बदले फर्दर शेयर्स दे दिए जाएं
तो ये सिचुएशन कहलाती है राइट शेयर्स। बोर्ड पर एक मिनट देखें, मैंने आपके सामने क्या वर्ड्स लिखे हैं। बोनस शेयर्स का मीनिंग होता है शेयर्स, पेज 41 सामने रखना आपने, जो पढ़ा था वहां उसी को मैंने थोड़ा सा बदलना। शेयर्स इश्यूड टू existing shareholders in proportion to existing shares, existing exactly words बताएं कहाँ क्या लिखा था वहाँ, existing number of shares। आप क्या पढ़ रहे हैं, मैं क्या लिख रहा हूँ, आप क्या पढ़ रहे हैं, मैं क्या लिख रहा हूँ, यहां तक कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट वर्ड बताएं वहां क्या लिखा हुआ है। विद की जगह यहाँ फर्क है, विदाउट कंसिडरेशन। What is the only difference between right shares and bonus shares? What is the similarity between right shares and bonus shares? Existing shareholders को दिए जाते हैं, existing percentage में दिए जाते हैं। डिफरेंस ये है कि कैश अगर लिया जा रहा है तो ये राइट शेयर्स हैं, और अगर पैसे नहीं लिए जा रहे, मुआवजा लिए बगैर अगर शेयर इशू हो रहे हैं तो ये बोनस शेयर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पेज जो आपने खोला हुआ है रजिस्टर का, उस पर यहां तक जरा नोट करें। कैश डिविडेंड का मतलब कंपनी डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स को कैश दे रही है। बोनस शेयर्स का मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे शेयर्स इशू कर रही है। कैश डिविडेंड में शेयर होल्डर को कंपनी से क्या मिलेगा, और बोनस शेयर्स की वजह से शेयर होल्डर को कंपनी से क्या मिलेगा। शेयर होल्डर को शेयर्स का क्या फायदा, ऑनरशिप भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर शेयर होल्डर चाहता है कि पैसे मिल जाएं तो शेयर होल्डर स्टॉक एक्सचेंज पहुंच जाए, एक्स्ट्रा शेयर्स जो उसको मिले वो कहां लेके चला जाए, स्टॉक एक्सचेंज पहुंच जाए और वहां जाके बेच दे। और कंपनी से अगर कैश नहीं भी मिला तो कहां से जाके ले ले, स्टॉक एक्सचेंज से जाके ले ले। रखना चाहता है तो रख ले, फ्यूचर का डिविडेंड बढ़ जाएगा। शेयर्स अगर ज्यादा होंगे तो पर शेयर नंबर मल्टीप्लाई पर ज्यादा शेयर हो जाएगा। और अगर वो बेचना चाहता, अगर कैश ही लेना चाहता है, अभी कैश लेना चाहता है, तो शेयर होल्डर स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपने शेयर्स बेच के भी फायदा उठा सकता है। कंपनी सम टाइम अगर ये चाहें कि कैश ना दिया जाए, कैश अगर फॉर एग्जांपल कंपनी महसूस कर रही है कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट के लिए जरूरत है, तो रादर देन के कैश डिविडेंड नहीं दे सकते तो डिविडेंड ही ना दें। शेयर होल्डर्स फिर नाराज भी हो सकते हैं, तो शेयर होल्डर्स को उनकी नाराजगी से बचने के लिए कंपनीज कम से कम फिर क्या करती हैं, शेयर्स की फॉर्म में डिविडेंड दे देती हैं। मेरे वर्ड्स को समझ आ रहे हैं मैं क्या बोली जा रहा हूँ, आप लिखी जा रहे हैं, मैं पता नहीं क्या कही जा रहा हूँ। लिखने सर। जी सर। नहीं मतलब वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अब अगर पिछले साल भी नहीं दिया है, उससे पिछले साल भी नहीं दिया, तो शेयर होल्डर को कंपनी पे जरा डाउट हो जाएगा। और इससे पहले कि आप अगले साल दें, वो पहले ही हो सकता है शेयर बेच के अल्लाह हाफिज। और उससे फिर कंपनी, जब ज्यादा सारे लोग शेयर होल्डर शेयर बेचने आ जाएंगे तो कंपनी के शेयर्स की फिर मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, कंपनी की मार्केट रिप्यूट भी खराब हो जाएगी। तो कंपनी उससे बचने के लिए कम से कम अगर कैश डिविडेंड देने की पोजीशन में नहीं भी है तो शेयर्स की फॉर्म में डिविडेंड दे देती हैं। नॉर्मल वैसे ही होता है कि कुछ कैश डिविडेंड भी दिया जाता है, कुछ शेयर्स डिविडेंड भी हैं, लेकिन एक्सेप्शन हो सकती है कि सिर्फ शेयर्स में दे दिए या सिर्फ कैश दे दिए। नॉर्मल वैसे कुछ ना कुछ
दोनों ही का पोर्शन होता है, सिर्फ कैश की बजाय शेयर्स देना नॉर्मल नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। जैसे हाँ। और सर जाने दे खुदा कर, रुक जा मेरा भाई रुक जाओ। यहाँ तक नोट कर लिया सबने? ये तो गेम बहुत एडवांस कर दिया आपने। अच्छा कर दिया कि ये जहन में कोई सवाल रह ही जाता है तो हम पता नहीं किधर निकल जाना। जी एवरीबॉडी हैज नोटेड? आपको लिख तो नहीं रहा प्लीज? लिखने की बहस से निकल आए? बेटा ये मैं जितनी बहस कर रहा हूँ, मैं कोई कंपनी, कोई एक सिंगल कंपनी जहन में रख रहा हूँ और उसके एंगल से बहस कर रहा हूँ। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है। देयर आर टू वेज। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कैश दे दे, या कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपने शेयर इशू कर दे। किसी और के शेयर हम कैसे इशू कर सकते हैं? वो बेटा कमाल हो गया, वो हम अपने नाम, वो शेयर होल्डर्स को बेच थोड़ी रहे, हम फ्री शेयर्स दे रहे हैं, तो अपने ही फ्री देंगे पैसे, लेकिन नहीं लेंगे। वो जो हमारे नाम शेयर्स हैं वो हम किसी और कंपनी के हमारे पास है, वो अगर हम किसी और शेयर को देना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन वो तो सेल ऑफ शेयर्स है, वो तो हमें स्टॉक एक्सचेंज में जाके ढूंढना पड़ेगा, और स्टॉक एक्सचेंज में हमारा अपना शेयर होल्डर आ जाए उसको भी बेच देंगे, कोई और आ जाए तो उसको बेच सकते हैं। लेकिन ये उसकी बहस नहीं हो रही। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इंसेंटिव देना चाहती है डिविडेंड की शक्ल में, डिविडेंड देना चाहती है, चलेंगे कहना है तो डिविडेंड देने की प्लीज नहीं कीजिएगा। और मिस्टर दानियल्स फ्रेंड प्लीज इट इज रिक्वायर्ड कि अब आप कोई नया दोस्त ना बनाए, क्योंकि दानियाल को तो मैंने अलग किया, फिर मैं किस किस नौजवान को आपसे दूर करूंगा। तो प्लीज अब ये मिशन नहीं है कि कुछ दानियाल नंबर 2 आप ढूंढ लें, तो प्लीज कंसंट्रेट करेंगे। आप लोग आप क्लियर हो गए हम क्या बहस कर रहे हैं? कंपनी डिविडेंड के तौर पे कैश भी दे सकती है और शेयर्स भी दे सकती है। किसके? अपने ही। वो भी हो सकता है एक्सेप्शन है, लेकिन पहले इधर नॉर्मल बात कर लेते हैं। अपने शेयर्स अगर दे रही है तो देन अब पहले हम इसकी एक डबल एंट्री करना चाहते हैं। दोबारा पेज 41 पे जाए जरा, राइट शेयर्स की डबल एंट्री बताएं जरा, आखिरी लाइनें देख के जरा। सेम ही है तो बता दें यार, मैंने भी इसलिए कहा है यार। सेम ही का मतलब ये है कि राइट शेयर एक सिर्फ सिचुएशन का नाम है, अदरवाइज कंपनी के पास कैश आना है तो कैश डेबिट होना है और शेयर कैपिटल क्रेडिट होना है। डिफरेंस कैन आइदर बी प्रीमियम और डिस्काउंट। कैश किससे ज्यादा भी और किससे कम भी हो सकता है, नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये आप कुछ कह रहे थे? एक मिनट सी लॉ वाले टीचर कहते हैं कि कंपनी अपने शेयर्स एज डिविडेंड नहीं दे सकती। बेटा सी लॉ वाले टीचर से इंशाल्लाह मैं पूछ लूंगा, उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन मैं जो आपको गलत चीज इस वक्त पढ़ा रहा हूँ काइंडली ये पहले पढ़ लें। बात आपकी 100% ठीक है, लेकिन मेरी बात आपने ना अच्छी तरह याद करनी है। अब बेटा जान दे अब्दुल रहमान, खुदा का नाम है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं उस टीचर की तलाश करता हूँ। बेटा मैंने इनकार नहीं उसका किया था, अगर मेरी बात भी आप, मैंने आपकी उस बात का इनकार नहीं किया, लेकिन मैं कौन सी सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूँ? क्या आपकी उस बात का मतलब ये है कंपनी अपनी नहीं दे सकती? नहीं, अगर ये गलत है तो पहले ये बता दो, ये अलाउड नहीं है। कंपनी अपने शेयर्स डिविडेंड के तौर पर दे सकती या सिर्फ वही दे सकती, पहले ये क्लियर करना। ये मेरे हम दोनों के अलावा किसने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ इस क्लास में? हम बेटा मैं भी जरा इंशाल्लाह दोबारा कोशिश कर लूंगा। इस तरह कर लेते हैं, ये अकाउंटिंग के बोनस शेयर, कंपनी लॉ के बोनस। तो बेटा अब्दुल रहमान साहब, ये कंपनी लॉ के बोनस शेयर्स और होते हैं, अकाउंटिंग के बोनस शेयर्स और होते हैं, इतना अलाउड है मुझे? कंपनी लॉ में बोनस शेयर्स और बहस है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और है। इस तरह तो कर लेते हैं ना कम से कम।
तो फॉरगेट अबाउट कंपनी लॉ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बोनस शेयर्स का मतलब है कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे रही है और उनसे पैसे नहीं ले रही। इस तरह कर लेते हैं। पेज 41 पे आप थे, ये आपका हो गया था क्वेश्चन एड्रेस। पेज 41 पे अगर कंपनी शेयर्स इशू करे, कंपनी शेयर्स इशू करे और पैसे ले, कंसिडरेट करें जी, तो डबल एंट्री बेटा क्या है? और कैश जो है वो नॉमिनल वैल्यू से कम या ज्यादा होने की वजह से प्रीमियम डिस्काउंट आ सकता है। बेहतर अब ये रहेगा पेज 41 ही आप सामने रखें और एक सेकंड जरा बोर्ड पे देखें जरा, यहां भी शेयर्स इशू हो रहे हैं। फर्क क्या है? कैश नहीं आ रहा, कैश डेबिट नहीं होना। अब ये जो शेयर्स दिए जा रहे हैं ये डिविडेंड की फॉर्म में दिए जा रहे हैं, तो इसलिए बेस्ट वे ये है कि इसकी एंट्री करने का तरीका ये है कि राइट शेयर्स की एंट्री ज़हन में रखी जाए और बोनस शेयर्स में क्या डिफरेंट है वो सोच लिया जाए। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? शेयर्स इश्यू हो रहे हैं तो मींस शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होना, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। डिफरेंस क्या है? कैश डेबिट, कैश आ रहा था, यहां कैश नहीं आना, यहां डिविडेंड के तौर पे ये शेयर्स इशू होने हैं। तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ द बोनस शेयर्स? डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। कंसंट्रेट एक मिनट जरा करें। डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। किसकी जगह क्या हो गया? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट की जगह डिविडेंड डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। आखिरी में छोटी सी बात बीच में कर लूं, उसके बाद फिर आप इंशाल्लाह लिखिएगा। फर्ज करें कंपनी ने बोनस शेयर के तौर पे 10,000 शेयर इशू किए हैं। ये 10,000 क्या अज्यूम किया मैंने? 10,000 बोनस शेयर्स हैं जो शेयर होल्डर्स को इशू किए हैं एज अ बोनस शेयर्स। अब ये जो डबल एंट्री है नंबर ऑफ शेयर्स की बेस पे होनी चाहिए या डबल एंट्री हमेशा हम अमाउंट की करते हैं? जब भी आप डबल एंट्री करते हैं अमाउंट होती है उसकी, तो शेयर्स पे एंट्री नहीं होनी, शेयर्स की बेस पे एंट्री नहीं होनी, इन शेयर्स की अमाउंट की बेस पे एंट्री होनी। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने शेयर होल्डर से पैसे लिए हैं अगर बोनस शेयर है। सर जी लिए हैं सर। क्या राइट शेयर्स में पैसे लिए हैं? तो वहां तो हम क्या करेंगे, जितने शेयर इशू करेंगे मल्टीप्लाइड बाय पर शेयर जो पैसे लिए हैं अमाउंट बना लेंगे। लेकिन बोनस शेयर्स में क्योंकि पैसे लिए नहीं जाते, इसलिए बोनस शेयर्स की अमाउंट बनाने का तरीका यह है कि आपने नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं बोनस शेयर्स के तौर पे जो इशू हैं और हमेशा मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू करना है, हमेशा नॉमिनल वैल्यू करना है। शेयर कैपिटल हमेशा किस पे क्रेडिट होता है? नॉमिनल वैल्यू पे। हाँ अगर कैश आया है तो वो कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन बोनस शेयर्स की एंट्री में क्योंकि कैश है ही नहीं है, इसलिए ये एंट्री हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई करके अमाउंट आनी है। नॉमिनल वैल्यू नॉर्मली पाकिस्तान में कितनी है? तो मैं शायद ये कहना चाहता हूं कि मल्टीप्लाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज जो बनेंगे, इससे ये डबल एंट्री हो जाएगी। कंसंट्रेट एक मिनट, शेयर्स की बेस पे एंट्री होनी है या अमाउंट की बेस पे? लेकिन क्या पैसे क्योंकि आने नहीं है, इसलिए अमाउंट हमेशा कैसे आप बनाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स करके आप अमाउंट बना के इसकी डबल एंट्री करना है। बात क्लियर होगी? प्लीज लिखें जरा अपने पास जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स डेफिनेटली डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई होगा कुछ मार्केट वैल्यू में शायद रिडक्शन आ जाएगी, आ सकता है, लेकिन वो मार्केट वैल्यू इज नथिंग टू डू विद द कंपनी। कंपनी की अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं होगी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बदलने से, वो शेयर होल्डर को फायदा या नुकसान होगा। कैसे? कैसे? एसेट्स बढ़ा के लाइबिलिटीज कम करके, तो वो तो हमारा भी यही मकसद है, नेट एसेट्स बढ़ा के। स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगी, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट वैल्यू बढ़ा के नहीं होगा। बिजनेस के एसेट्स इंक्रीज करके, बिजनेस की लाइबिलिटीज कम करके ये काम होना चाहिए। बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा के, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए। जी सर।
ये जरा दरवाजा बंद रखें यार, अगर कोई साहब ने अंदर आना तो आ जाए, वरना फिर दरवाजा बंद करना। 1 घंटा भी मुझे लग जाए ना, मैं आ रहा हूँ, नमाज के बाद मिलते हैं। मैंने पहचान लिया, आप नहीं पहचान लिया, तो इंशाल्लाह नमाज के बाद मिलते हैं जी। नहीं, कैश क्रेडिट करते हैं, उससे भी लिंक कर लेते हैं, अभी अभी करते हैं, मुझे चांस तो दें। मैंने इस वक्त जरा राइट शेयर्स के साथ लिंक करके की एंट्री, इस कैश डिविडेंड के साथ अभी लिंक कर लेते हैं, उसका भी सोचा जा सकता है। मैं 1 मिनट बताता हूँ, प्लीज क्वेश्चन सुनने दें यार। नहीं बेटा, जिस वक्त डिविडेंड देने का डिसीजन होगा उस वक्त ये फैसला होगा कि क्या कैश डिविडेंड देना है। इफ द आंसर इज यस, तो कैश डिविडेंड देना है, वो डिक्लेयर हो जाएगा। उसी दिन फिर ये भी डिसाइड होगा कि क्या बोनस शेयर्स देने का इरादा है, और अगर इरादा है तो साथ ये भी डिसीजन हो जाएगा। तो ये साइमल्टेनियस डिसीजन होता है कि कैश डिविडेंड बोनस शेयर्स देने हैं या नहीं देने, तो ये नॉर्मली इकट्ठा ही डिक्लेयर होता है। हाँ, ये हो सकता है इंटरम स्टेज, फाइनल स्टेज, तो 2 डिफरेंट डेट्स अगर हो जाए तो अलग इशू है, लेकिन सेम डेट पे बोनस शेयर्स और कैश डिविडेंड दोनों भी डिक्लेयर हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं सिर्फ एक भी डिक्लेयर हो सकता है। नहीं बेटा, लाइबिलिटी वो है ही नहीं, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, कौन सा है? पैसे देना लाइबिलिटी होता है, जो आप बात करें, मैं 1 मिनट आता हूँ उस पर। सर जाने दें गुस्सा, सर कमाल हो गया, अगर ऑथराइज शेयर तक पहुंच गया तो बताएगा जी आगे फिर क्या होगा। एससीसीपी दोबारा जाएंगे, शेयर्स के पहले लिमिट बढ़ाएंगे, फिर ये हो सकता है। फर्दर शेयर इशू नहीं हो सकते अगर इशूड शेयर्स ऑथराइज शेयर्स के बराबर हो। ये भी शेयर्स इशू हो रहे हैं, ये भी इशूड शेयर्स हैं, पेज 41 पे भी राइट शेयर्स भी इशू हो रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ क्या है, पैसे पकड़ रहे हैं शेयर होल्डर से तो राइट शेयर्स हैं, नहीं ले रहे। कॉमन दोनों में क्या है, शेयर्स दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। डिफरेंस क्या है, कैश डेबिट होगा अगर राइट शेयर्स हैं, और डिविडेंड डेबिट होगा अगर बोनस शेयर। दोनों में कॉमन शेयर्स इशू हो रहे हैं, और शेयर्स तभी इशू हो सकते हैं अगर ऑथराइज शेयर्स की लिमिट अभी पूरी नहीं हुई, और अगर हो गई है तो पहले कहाँ जाना पड़ना है और अपनी लिमिट इंक्रीज करवानी पड़ेगी, उसके बाद फिर शेयर्स इशू हो सकते हैं, चाहे अपने कैश पे इशू करने या बोनस शेयर्स इशू करने। या मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन मैं एक जरा बात और बीच में रख दूं, मेरे सामने एक क्वेश्चन एक और एंगल से पूछा जा रहा है, तो मेरा ख्याल है 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूं, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस में आता हूं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी जरा 1 मिनट, आप इस तरह के लिए जरा ढूंढने कहीं, बुक पे चाहे ढूंढ लें, बुक खोल लें जरा, पेज नंबर कौन सा था, 29 था जिसपे आप थे पहले, नहीं सॉरी 43 था, पेज 43 पे 1 मिनट आ। कैश डिविडेंड की एंट्री बताएं जी। नहीं, कैश डिविडेंड की एंट्री, कैश डेबिट डिविडेंड क्रेडिट कोई नहीं हो गई है। कैश डिविडेंड का मतलब एक ऐसा डिविडेंड जो कैश में देना है, एंट्रीज वही हैं। कैश डिविडेंड जब डिक्लेयर होगा तो एंट्री डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट है। अब मुझसे एक सवाल ये पूछा गया है कि बोनस शेयर्स के केस में एंट्री हो रही है डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, ऐसी हुआ ना आपके सामने, और अगर इसे हम कैश डिविडेंड से कंपेयर करें तो वहां डिक्लेरेशन पे एंट्री हो रही थी डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट, और पेमेंट पे हो रही थी पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, ऐसे ही। असल में सर जी, ये जो कैश अगर नहीं दिया वो तो फिर लायबिलिटी है, लेकिन यहाँ कैश देना ही नहीं है, ना दिया है ना देना है, तो यहाँ पेएबल और कैश वाली बहस नहीं है। यहाँ क्या देना है, शेयर्स देने हैं। तो शेयर इशू करने से एक और इंपॉर्टेंट मसला है, ये ना कहीं बाद में ज़हन में आ रहा है, शेयर इशू करने से नंबर ऑफ शेयर इशूड बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? नहीं, मैं शेयर कैपिटल क्रेडिट किया हुआ मैंने यहाँ, शेयर्स इशू करने से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने से शेयर कैपिटल बढ़ के क्रेडिट होगा, ये शेयर कैपिटल कम नहीं हो रहा। आपके जहन में ये जो चीज आ गई, अल्लाह का शुक्र मेरे जहन में भी आ गई, ये मेरे से एक दफा पहले भी सवाल हुआ था। ये बेटा कोई इस तरह नहीं है कि फॉर एग्जांपल ये सफे शेयर्स हैं 1 2 3 एंड 500, ये सफे 500 शेयर्स हैं, मैंने एक उतारा और किसी को दे दिया, बताएं मेरे पास कितने रह गए? ये इस तरह नहीं, मेरे पास जितने रह गए उसको छोड़ दें, क्योंकि हम और पेज खरीद लेंगे और मार्केट से और खरीद लेंगे। व्हाट इज द वे ऑफ थिंकिंग, मैंने एक उतार के जो इशू किया, अब एक इशूड शेयर हो गया,
ये सफ़े नहीं 500 सफ़े थे तो कम हो गए, सफ़े इंशाल्लाह और खरीद लेंगे मार्केट से जाके, ऊपर भी स्टैंप लगा लेंगे। मैंने एक और पेज उतारा, ये मैंने किसी और को दे दिया। अब इश्यूड शेयर्स कितने हो गए, सफ़े कम हो गए, होने दें, सफ़े बढ़े हैं इंशाल्लाह। 10 और उठाए, इशू कर दिए, अब टोटल इश्यूड कितने हो गए, तो इश्यूड शेयर्स बढ़ रहे हैं, इन अदर वर्ड शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेयर इशूड बढ़ रहे हैं। सफ़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं, खत्म हो जाएंगे और खरीद लेंगे। तो सफ़ों पे ध्यान ना रहे, क्या शेयर्स इशू करने से इशूड शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, और शेयर कैपिटल बढ़ने का मतलब वो क्रेडिट हो जाएगा। तो सफ़े कम नहीं हो रहे अल्हम्दुलिल्लाह, इशूड शेयर्स इंक्रीज होने की वजह से शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। डिफरेंस ये था, अगर राइट शेयर से कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस है कैश की जगह विदाउट कैश इशू करें इसलिए डिविडेंड आ गया, और अगर आपने कैश डिविडेंड से कंपेयर करना है तो डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट हुआ था और फिर कैश क्रेडिट हुआ था, तो लायबिलिटी यहाँ बन ही नहीं रही, यहाँ लायबिलिटी बनने की जगह शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, ना कैश देना है ना दिया है, तो कैश और पेएबल की जगह शेयर कैपिटल स्ट्रेट अवे क्रेडिट हो रहा है। एक आखिरी चीज बस इसमें ये कि डिविडेंड अगर कैश फॉर्म में हो तो डिक्लेरेशन की एंट्री होती है और फिर पेमेंट की। अब यहाँ क्योंकि पेमेंट होनी नहीं है इसलिए डिविडेंड डिक्लेरेशन वाले दिन ही डिविडेंड डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। मैंने आपके सामने बहुत सारी बातें अब रखी हैं, पेज 44 पे एक मिनट आए, एक टेबल बना हुआ है और टेबल्स ऊपर लिखा भी हुआ है, यहाँ तक नोट कर लिया था आपने? ये मैं चाह रहा था जरा एंट्रीज वगैरह कुछ अपने हाथ से भी आप लिखी हो आपने, बाकी जरा सब कुछ मेरे साथ एक सेकंड पढ़ लें, उसके बाद फिर अगर कोई क्वेश्चन अब रह गया तो इंशाल्लाह वो एक दफा डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो आपके पास प्लीज क्या हेडिंग है हेडिंग बोनस शेयर्स। अच्छा, बोनस शेयर्स की हेडिंग के साथ दो नाम और जरा लिखे हैं। एक स्टॉक डिविडेंड भी वर्ड है इसके लिए, किसके लिए वर्ड है ये, तो बोनस शेयर वर्ड यूज हो जाए, स्टॉक डिविडेंड हो जाए, या कैपिटलाइजेशन इशू हो जाए। अब स्टॉक डिविडेंड वर्ड इसलिए है कि स्टॉक एक्सचेंज का भी वर्ड सुना आपने, तो वहां कोई चीजें नहीं पड़ी हुई, स्टॉक, ये कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स को भी समटाइम स्टॉक बोल देते हैं। तो स्टॉक डिविडेंड या कैपिटलाइजेशन इशू अगर कभी वर्ड आ भी जाए तो आपके जहन में प्लीज क्या आना चाहिए, ये बोनस शेयर्स के ही दो ऑल्टरनेट नेम्स है। अब इसके नीचे पढ़े जरा लाइन में क्या लिखी हुई है, इट इज अ सिचुएशन इन विच कंपनी इशूज न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू एग्जिस्टिंग शेयर्स। मेन वर्ड्स क्या है, विदाउट एनी कंसिडरेशन, व्हाट इज द डबल एंट्री, एंट्री के एंट्री नीचे है जरा, इसके नीचे लाइन, एंट्री विल बी मेड एट द अमाउंट ऑफ nominal value of shares, therefore there will be no premium or discount in this entry. Why? ये एंट्री हमेशा किस अमाउंट से करेंगे, इसलिए इस एंट्री में फिर प्रीमियम और डिस्काउंट का कोई इफेक्ट कभी नहीं आ सकता। क्या राइट शेयर्स में प्रीमियम आ सकता है, रीजन कैश नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा, और डिस्काउंट आ सकती है कैश नॉमिनल वैल्यू से अगर कम है। ये एंट्री क्योंकि हो ही नॉमिनल वैल्यू पे रही है, इससे फिर इस एंट्री में प्रीमियम और डिस्काउंट का कभी इशू नहीं आएगा। जी अब यहाँ तक मैं रुक रहा हूँ, एंट्रीज पे मैं आता हूँ जरा, एक सेकंड मेरे सामने एक दो क्वेश्चन है, 10 एक मिनट। एक दो बातें मेरा ख्याल है और जहन में आपको कंफ्यूज कर रही हैं, कंसंट्रेशन से मेरी कुछ बातें और सुने जरा। कंपनी ने अगर शेयर इशू करना है कैश के अगेंस्ट, कंपनी ने अगर शेयर इशू करने कैश के अगेंस्ट, तो आप बताएं कंपनी कितना कैश लेगी, नॉमिनल वैल्यू के इक्वल लेगी, उससे ज्यादा लेगी, उससे कम लेगी, मार्केट वैल्यू लेगी। शेयर हमेशा मार्केट वैल्यू पे इशू होंगे और वो मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम ज्यादा और इक्वल हो सकती है। एक दफा अगर कंपनी ने शेयर इशू कर दिए हैं, कैश ले लिया है, उसने अपनी एंट्री कर ली नहीं, सब्सिक्वेंटली अब ये हो सकता है कि कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू स्टॉक एक्सचेंज में चेंज हो जाए, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अब मार्केट वैल्यू चेंज होने से कंपनी पे किसी एंट्री पे इफेक्ट नहीं होगा। ये मार्केट वैल्यू सब्सिक्वेंटली कम ज्यादा होने का फायदा और नुकसान अब शेयर होल्डर का है, which has nothing to do with the company। कंपनी ने एक दफा शेयर इशू करते वक्त डबल एंट्री कर लेनी है बेस्ड ऑन कैश, अगर कैश पे इशू हो। बोनस शेयर्स अगर इशू है तो कंपनी ने नॉमिनल वैल्यू पे एंट्री कर लेनी है,
बाद में शेयर्स की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इसका इफेक्ट कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हरगिज नजर नहीं आएगा। ये गेन या लॉस बाद में किसका है? शेयर होल्डर का है। ये ठीक है मिस्टर अब्दुल रहमान, शायद आपका जो क्वेश्चन था शायद। जी हारिस से फिर आपने अपनी मर्जी से कोई अकाउंटिंग बनाने की कोशिश की है। कैश डिविडेंड इज बेटर क्योंकि उसमें प्रीमियम भी मिल सकता है। इस तरह करेंगे तो पता नहीं गेम किधर निकाल लेंगे आप। कैश डिविडेंड में ना कोई प्रीमियम कभी बहस में आया है, ना ही कभी आने देंगे। तो हरगिज इस तरफ कोई ऐसी बात नहीं है, ये ऐसे ही आप अपने आप को टेंशन में की तरफ लेके जा रहे हैं। जी वंस अगेन बेटा अहमद अली, आपकी अपनी एक स्टेटमेंट है। शेयर होल्डर की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी? प्रॉफिटेबिलिटी शेयर होल्डर की कभी नहीं बढ़ेगी। शेयर होल्डर को पैसे मिलने से उसे अच्छा लगेगा, उसकी वर्थ बढ़ जाएगी, उसकी पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसे आने से उसकी वेल्थ में इजाफा हो जाएगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है मिस्टर अहमद अली, ये अपनी तरफ से बेटा वर्ड्स आप लगा रहे हैं। ये मुझे खतरा ये है कि कोई अपनी ही काउंटिंग और शेयर्स की बहस ना शुरू हो जाए। मेरा ख्याल है बेस्ट यही है कि मुझे अंदाजा हो गया है कि आपको कितना का पता है, और आपको मेरा अंदाजा हो गया कि मुझे भी कोई खास पता नहीं है। गुजारा इस तरह कर लेते हैं कि जो बात आपके सामने हुई है, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं खुद बताऊंगा। ठीक है सर, जितना कि मैं बता रहा हूँ मेरा ख्याल है इतना की रख लेते हैं। बाकी बेटा मेरी भी लिमिटेशन है, आपको वैसे ही पता चल गया कि खास लॉ का मुझे पता नहीं है, तो मैं सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हवाले से बातें कर रहा हूँ। आज एक पैराग्राफ और मेरे साथ आपको पता होना चाहिए, और विद डबल एंट्रीज एक बॉक्स बना हुआ है, तो आए उसके बाद फिर क्वेश्चंस की तरफ भी जाना। एक हेडिंग ढूंढे जी, समरी ऑफ डिस्कशन अबाउट डिविडेंड। जी रेडी हैं जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? समरी ऑफ डिस्कशन अबाउट डिविडेंड। पेन हाथ में रख के पढ़ें जी, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू ओनर्स मींस शेयर होल्डर्स। अगला सेंटेंस है जी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी इसने यूज होना है, लेकिन इसकी जरा इंग्लिश थोड़ी टफ है। If dividend is given as a percentage, word underline करें percentage, dividend is given as a percentage, परसेंटेज का वर्ड अंडरलाइन करके उसके ऊपर फॉर एग्जांपल के तौर पे लिख लें 20%। फुल कंसंट्रेशन रखिएगा जरा। इफ डिविडेंड इज गिवन एज अ परसेंटेज, मतलब इस बात का यह है कि क्वेश्चन में आपको कहा है कि कंपनी ने 20% डिविडेंड डिक्लेयर की है, 10% डिविडेंड डिक्लेयर की है, 25% डिविडेंड डिक्लेयर की है, 50% डिविडेंड डिक्लेयर की है। इट मींस डिविडेंड की अमाउंट बताने की बजाय डिविडेंड की अगर परसेंटेज दी हो तो फिर हम डिविडेंड की अमाउंट कैसे निकालें, ये आगे लिखा हुआ है, लेकिन उसको अभी पढ़े ना। इशू क्या इस वक्त डिस्कस हो रहा है? डिविडेंड आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, और आप अगर उसकी अब अमाउंट ढूंढना चाहते हैं तो आप क्या करें? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले या मेरी तरफ से आपके सामने आने से पहले आप जरा कोई लोन जहन में लाएं जरा। बैंक से अगर कभी आप लोन लें तो उस पर एक इंटरेस्ट रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक से 5 लाख लोन लिए और 10% इंटरेस्ट रेट है, तो आप बताएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है? किससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? जो लिया है दैट इज लोन, जो लिया है दैट इज लोन, उसको आप रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मींस 5 लाख लोन मल्टीप्लाइड बाय 10% रेट, 50,000 डिविडेंड की अमाउंट आ जाएगी। डिविडेंड की इंटरेस्ट की? इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। बिल्कुल इसी प्रिंसिपल को आप जहन में रख के पहले मेरी बात पूरी सुन लें, बाकी आराम से आगे पढ़ लेते हैं। अब जो डिविडेंड हम दे रहे हैं ये क्यों दे रहे हैं? हमने शेयर होल्डर से क्या लिया है? शेयर कैपिटल के अगेंस्ट पैसे लिए हैं। शेयर होल्डर से हमने क्या लिया था? कैश लिया था, शेयर इशू किए थे। क्या एंट्री की थी? कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब उनके शेयर होल्डर बन जाने की वजह से, उनके शेयर कैपिटल की वजह से फिर हमने जब बिजनेस किया, प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से अब हम डिविडेंड दे रहे हैं। तो डिविडेंड अगर परसेंटेजेस में दिया हो तो आपने इस परसेंटेज को फिर शेयर कैपिटल की अमाउंट से मल्टीप्लाई करके डिविडेंड की अमाउंट निकालनी होती है। उसी तरह
जिस तरह इंटरेस्ट रेट को आप लोन से मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। मेरे वर्ड समझ आ रहे हैं प्लीज? लेकिन यहाँ थोड़ा सा इशू एक और संजीदा है, वो भी जो लिखा उसको पढ़ने से पहले एक और मेरी बात क्लियर कर लें जरा। ये जो डिविडेंड का रेट अब है, इसने मल्टीप्लाई किससे होना है? मैंने क्या बताया अभी? शेयर कैपिटल से। लेकिन किस दिन के शेयर कैपिटल से? क्योंकि अब शेयर कैपिटल चेंज हो सकता है, फर्दर शेयर इशू हो गए, तो उसका तरीका ये होता है कंसिडरेशन, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है उस दिन जो शेयर कैपिटल होगा उससे डिविडेंड का रेट मल्टीप्लाई होके आपकी डिविडेंड की अमाउंट आएगी। तो डिविडेंड इफ इट इज गिवन इन अ परसेंटेज देन इट इज मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल व्हिच इज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। एक और चीज, इससे पहले कि हम ये सेंटेंस पढ़ें, मैं अगर आपके सामने कभी शेयर कैपिटल वर्ड बोलूं तो पेज नंबर 41 पर जरा दोबारा जाए। शेयर कैपिटल अगर मैं कभी आपके सामने वर्ड बोलूं तो क्या आपको ये पता है कि शेयर कैपिटल के सामने हमेशा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर ही आ रही होगी, चाहे शेयर्स प्रीमियम पे बेचे हैं या डिस्काउंट पे, शेयर कैपिटल के सामने नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स ही आ रही होगी। तो फाइनली इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको डिविडेंड परसेंटेजेस में दिया हुआ है तो आप फिर उस दिन का नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल की अमाउंट ढूंढा करेंगे जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। तो अब ये सारी बात जो मैंने आपके सामने की है, आए जरा सेकंड सेंटेंस में पढ़ते हैं। ये साथ वाली बिल्डिंग से आवाज आ रही है इधर ही? जरा देखिएगा, ये जो बार बार आवाज आ रही थी। हमने नहीं गेम शुरू की है। चले आए जी, सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं, होपफुली मसला नहीं आएगा। इफ डिविडेंड इज गिवन एज अ, कौन से पेज पे वापस आ गए हैं सर? पेज नंबर, इफ डिविडेंड इज गिवन एज अ परसेंटेज then multiply the rate, राम राम से राम राम से राम राम, then multiply the rate with the amount of share capital। लेकिन कौन सी amount of share capital? ब्रैकेट अंडरलाइन कर लें, which is at the time of declaration of dividend to calculate the amount of dividend। मसलन अगर डिविडेंड 4 अक्टूबर को डिक्लेयर हुआ है तो 4 अक्टूबर वाले दिन जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल होगी उससे आप रेट मल्टीप्लाई करके डिविडेंड की अमाउंट ढूंढ लेंगे। अगर 30 जून को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो 30 जून वाले दिन जो डिविडेंड की शेयर कैपिटल की सॉरी अमाउंट थी उससे रेट मल्टीप्लाई कर लेंगे। मेरी तरफ जरा देख के अपने वर्ड्स में ये सेंटेंस बताएंगे क्या लिखा हुआ है? अगर से शुरू कर दिया मैंने। अगर आपको अपनी पूरी सही आवाज आई है तो यकीनन मेरे तक भी पहुंची है, लेकिन आपने फिर मुझे यही एहसास दिलाया कि जिसने सवाल किया है जवाब वो खुद देगा। सेंटेंस समझ आ गया सर? आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं सर। A company may pay dividend either in cash or in the form of shares। फाइनली सर एक टेबल आया है, बॉक्स सा बना हुआ है, हेडिंग लिखी हुई है डिविडेंड। लेफ्ट साइड पे जाएं, ना 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 लेफ्ट साइड यार, कम ऑन, व्हाट इज लेफ्ट साइड यार? कैश डिविडेंड ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? आइदर फाइनल और इंटरम। और राइट साइड पे वहां हेडिंग क्या है? बोनस शेयर आइदर फाइनल और इंटरम। डिविडेंड की बहस हो रही है, लेफ्ट साइड पे आ जाएं। कैश डिविडेंड चाहे फाइनल हो इंटरम हो, उसकी डबल एंट्री डिक्लेरेशन डेट पे लेफ्ट साइड पे देख के बताएं। डिविडेंड डेबिट, पेएबल, क्रेडिट। डिविडेंड के साथ ब्रैकेट में रिटेन्ड अर्निंग्स लिखे होने का मतलब ये है डिविडेंड डेबिट होकर रिटेन्ड अर्निंग्स से लेस होगा। और लेफ्ट साइड पे दोबारा देखें, पेमेंट की एंट्री बताएं, पेएबल, डेबिट और कैश क्रेडिट। राइट साइड पे आ जाएं, बोनस शेयर्स की एंट्री है, डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, चाहे वो इंटरम हो चाहे वो फाइनल हो। तो बोनस शेयर उसका नहीं है कि डिक्लेरेशन की एंट्री और है, पेमेंट की एंट्री और है। उसकी वजह यह है कि बोनस शेयर्स में कैश जाना ही नहीं है, शेयर्स इशू होने हैं, और शेयर इशू होने से नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे यार, इशूड शेयर्स की बहस है। ज्यादा इशू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 10 लाख शेयर इशूड थे, आपने 2 लाख और शेयर इशू कर दिए, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर नाउ? टोटल नंबर ऑफ शेयर जो इशू हो गए वो 12 लाख हो गए। फिर अगर फॉर एग्जांपल 5 लाख शेयर और इशू हो जाए तो इशूड शेयर्स बढ़ते जाएंगे इशू करने की वजह से। डन है सर?
जी जी, अब यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन किसी का, उसके बाद फिर ये पॉइंट्स फाइनल करके इंशाल्लाह क्वेश्चन पे चलता है। ये सॉरी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से आ रही है, जरा बता दें। हाँ जी, अच्छा सवाल है बेटा। ये ऊपर बोनस शेयर्स की एंट्री में है, शायद मेरे जहन में से निकली बात। बोनस शेयर्स की एंट्री में है जी, अपने सामने रखें बोनस शेयर्स की एंट्री। ये देखिएगा, ये भी मूविंग जरा स्लो चल रहा है। बोनस शेयर्स की अपनी एंट्री सामने रखें जी। डबल एंट्री क्या लिखी हुई है, ये शक हुआ होगा जी। एक सेकंड जरा। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज ठीक है मेरी? ये प्रॉब्लम कर रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज का इशू तो नहीं है? जी ऑनलाइन स्टूडेंट, सॉरी एक दफा दोबारा जरा बताइएगा, आवाज इस वक्त ठीक है? या चेक करना है। इस वक्त तो ठीक है उसका। जी बेटा, डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, मेरे सामने एक भाई ने क्वेश्चन प्लीज पूछा है। ये एंट्री जरा ज़हन में रख के बताएं, इसके एंट्री के इफेक्ट्स कहाँ जाएंगे। डिविडेंड बेटा जब भी डेबिट होगा ये रिटेन्ड अर्निंग्स लेस होगा, और शेयर कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब है शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स इस डबल एंट्री से इक्विटी के अंदर ही इफेक्ट रहेगा। डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग से माइनस होगा और शेयर कैपिटल में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ भी जरा ब्रैकेट में लिखना जरा, डिविडेंड जब भी डेबिट होगा, चाहे वो कैश डिविडेंड हो या बोनस हो, बल्कि अभी ना लिखें, असल में इसकी एक एक्सेप्शन भी इसलिए यहाँ नहीं लिखी हुई थी, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अभी यहाँ ना लिखे हुआ, नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ, डिविडेंड जब भी डेबिट होगा बाय डिफॉल्ट कहाँ इफेक्ट करेगा, चाहे कैश डिविडेंड हो चाहे बोनस शेयर्स हो। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जरा नीचे वाला एक सेंटेंस पहले पढ़ना, फिर मेरे ख्याल यहाँ लिखने की बजाय नीचे वाली लाइन जरा अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये नीचे 5-6 पॉइंट्स बने हुए, उसमें पॉइंट 1 पे आए जरा, बोनस शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम। तो यहाँ तक क्या मतलब हुआ, डिविडेंड डेबिट होकर रिटेन्ड अर्निंग से लेस होगा और शेयर कैपिटल में ऐड होगा। लेकिन समटाइम्स होता क्या, सेंटेंस पूरा करें, एंड इफ देयर इज नो बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, अगर रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस नहीं है तो फिर हमारा ये जो लॉ है ये अलाउ करता है कि शेयर प्रीमियम में से भी बोनस शेयर्स दिए जा सकते हैं। लेकिन ये लाइन किसके लिए है, बोनस शेयर्स के लिए। गलत तरफ ना जाइएगा, बात पूरी ये है कि कैश डिविडेंड हमेशा रिटेन्ड अर्निंग से ही लेस होना है, बोनस शेयर्स भी रिटेन्ड अर्निंग से लेस होने हैं। लेकिन अगर बोनस शेयर्स ना हो, सॉरी रिटेन्ड अर्निंग्स ना हो, तो हमारा लॉ ये अलाउ करता है कि आप बोनस शेयर प्रीमियम में से भी दे सकते हैं। इन दैट केस एंट्री नहीं बदलनी है, वापस ऊपर एंट्री में आ रहा है, ये जो डिविडेंड बोनस शेयर्स की हमने एंट्री पढ़ी है, डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट अगर होगा तो बाय डिफॉल्ट डिविडेंड डेबिट होने से रिटेन्ड अर्निंग्स कम होंगी और शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये बोनस शेयर्स शेयर प्रीमियम से दिए जा रहे हैं तो देन डिविडेंड डेबिट होकर शेयर प्रीमियम से लेस होगा और शेयर कैपिटल में ऐड होगा। बाय डिफॉल्ट कहां से लेस होगा, लेकिन अगर रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस नहीं है तो बोनस शेयर्स पे शेयर प्रीमियम से लेस हो जाएंगे और हमेशा ऐड किस में होने ये बता दें। ये क्लिप प्लीज क्लियर है? तो ठीक है, अच्छा ऊपर इसलिए ना लिखें क्योंकि राइट साइड पर है, सॉरी लेफ्ट साइड पे कैश डिविडेंड के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था, उसका मतलब ये है कि कैश डिविडेंड अगर डिक्लेयर हुआ है तो डिविडेंड डेबिट होके रिटेन्ड अर्निंग से लेस होना। राइट साइड पे इसलिए शायद फिर ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ क्योंकि वहां एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, नॉर्मली रिटेन्ड अर्निंग से लेस होना है, लेकिन अगर रिटेन्ड अर्निंग्स ना हो तो कंपनी शेयर प्रीमियम से भी डिविडेंड दे सकती हैं, बोनस शेयर वाला। ठीक है, ये वंस अगेन एक कंपनी लॉ की प्रोविजन है कि अगर कंपनीज चाहें तो रादर देन रिटेन्ड अर्निंग्स, अगर रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं है तो शेयर प्रीमियम से बोनस शेयर देने का, लेकिन मीनिंग क्या होगा, फिर उस केस में डिविडेंड शेयर प्रीमियम से लेस होगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट होकर शेयर कैपिटल में ऐड ही होगा। इन आइदर ऑफ द केस, इन आइदर ऑफ द केस ऐड किस में होगा, शेयर कैपिटल में। कहां से लेस होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में, और अगर ना हो तो फिर शेयर प्रीमियम। एंट्री ना काइंडली बदलिएगा, एंट्री क्या है, डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। हम क्वेश्चन पे देख लिया करेंगे, अगर रिटेन्ड अर्निंग्स हैं
तो रिटेन्ड अर्निंग्स में से माइनस करेंगे, और अगर रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं है तो शेयर प्रीमियम में से भी माइनस किया जा सकता है अगर वो रिटेन्ड अर्निंग्स ना हो। क्लियर हो गया प्लीज? तो ऊपर लिखने की बजाय मेरे ख्याल इसको लिंक कर लें इस डिविडेंड के साथ, ये पॉइंट 1 जरा लिंक कर लें इससे। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब उस वक्त याद आना चाहिए जब डिविडेंड देखें, लेकिन वहां लिखने की बजाय नीचे सेंटेंस लिखा हुआ। जी सर। कैश में डिविडेंड देते हैं। नहीं नहीं नहीं, इक्विटी कह लें, कैपिटल लेने दें। शेयर कैपिटल में चेंज नहीं आएगा, इक्विटी में इसलिए कमी होगी क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स कम होगी, लेकिन जो बोनस शेयर्स है इसका इफेक्ट सिर्फ इक्विटी के अंदर ही है। इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं आप कि बोनस शेयर्स की एंट्री से कंपनी की इक्विटी पे नेट इफेक्ट जीरो है। ये ठीक है। एंट्री दोबारा देखिए जी, बोनस शेयर्स वाली। डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट एंट्री हो रही है, या कहां से लेस होगा या कहां से लेस होगा? रिटेन्ड अर्निंग से लेस हो या प्रीमियम से लेस हो, दोनों इक्विटी का पार्ट है, और ऑपोजिट साइड पे इसने शेयर कैपिटल में ऐड हो जाना। तो नेट इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री इज विद इन इक्विटी, तो इक्विटी पे नेट इफेक्ट जीरो। इक्विटी का एक कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, या इस तरह कह लेते हैं इक्विटी का एक कंपोनेंट कोई या रिटेन्ड अर्निंग्स या प्रीमियम वाला लेस हो जाएगा, और उसका दूसरा कंपोनेंट शेयर कैपिटल वाला बढ़ जाएगा। बिजनेस के असल में रिसोर्सेज नहीं गए, बिजनेस के कोई एसेट्स में कमी नहीं हुई है, बिजनेस के एसेट्स में कमी नहीं हुई, शेयर कैपिटल बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया, डिविडेंड के तौर पे शेयर दिए, तो नेट इफेक्ट ऑन इक्विटी इज शेयर जीरो। लेकिन इफेक्ट ऑफ बोनस शेयर्स इज विद इन इक्विटी, मतलब कौन से हेड में चेंज आ रहा है और कौन से में भी चेंज आ रहा है। रिटेन्ड अर्निंग्स या शेयर प्रीमियम में भी चेंज आना है और शेयर कैपिटल में भी चेंज आना है। अब चेंज क्या आना है? रिटेन्ड अर्निंग्स या शेयर प्रीमियम ने लेस होना है और शेयर कैपिटल नहीं इंक्रीज। ठीक है, जी ओके प्लीज यहाँ तक। अब नीचे जो पॉइंट्स हैं बस ये कंप्लीट करना है, इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन की तरफ पहुंच जाएंगे हम। सेकंड सेंटेंस है, रिपीट हो रहा है, डिविडेंड इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। याद रहेगा सर? अच्छा, रिकॉग्नाइज का मीनिंग बता दें, एक दफा बात हुई है शायद पहले भी। डिविडेंड कब रिकॉर्ड होता है? जब वो डिक्लेयर होता है। थर्ड लाइन, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, ये भी रिपीट होगा, आफ्टर रिपोर्टिंग डेट बट बिफोर द ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट इज डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू व्हिच इट रिलेट्स। पता है सबको? अगर डिविडेंड रिपोर्टिंग डेट के बाद डिक्लेयर हुआ है, ऑथराइजेशन से पहले हो गया है, तो जिस साल से रिलेटेड है उस साल सिर्फ क्या करेंगे? नोट्स में डिस्क्लोज करेंगे। देन पॉइंट नंबर 4 तरतीब से, अब यहां से ऑनवर्ड्स दोबारा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है जी। इफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन इज, अभी तक की सारी बहस की कंक्लूजन छोटी सी ये है कि डिविडेंड तब रिकॉर्ड होना जब उसने डिक्लेयर होना। तो अगर तो बेटा डेट हो तो फिर अकॉर्डिंगली डेट वाइज डिसीजन लेंगे कि किस साल में डेट आ रही है, अकॉर्डिंगली जिस साल में डेट आ रही होगी उस साल में एंट्री कर लेंगे। लेकिन सम टाइम एग्जामिनर क्या करता है, डिक्लेरेशन डेट नहीं देता है, तो उस केस में फिर मजबूरन हमें पाकिस्तानी लॉ को जहन में रख के कुछ अजम्पशंस बनानी पड़ती हैं, और शायद वो अजम्पशंस हमें नॉर्मली पता है। अगर डेट ऑफ डिक्लेरेशन ना दी हो तो आप अपना जहन जरा अप्लाई करके बताएं, फाइनल डिविडेंड फिर कब डिक्लेयर हुआ होगा? जिस साल का है उसी साल में, या जिस साल का है उससे अगले साल में, और इंटरम जिस साल का है उसी साल में डिक्लेयर हुआ होगा। अब ये हमारी नॉर्मल अजम्पशंस है। अगर फॉर एग्जांपल एग्जामिनर किसी सवाल में कह दे कि फाइनल डिविडेंड ईयर एंड पे डिक्लेयर हो गया है, तो हमने सवाल काट नहीं देना। नॉर्मल सिचुएशन ये नहीं है। अगर डेट ऑफ डिक्लेरेशन मिल जाए तो फिर तो वैसे ही करेंगे जैसे डेट ऑफ डिक्लेरेशन के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन अगर ना पता चले तो फाइनल डिविडेंड कब डिक्लेयर हुआ होगा? नेक्स्ट ईयर में, ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हुआ होगा, और इंटरम जिस साल का है उसी साल में डिक्लेयर हुआ होगा। पढ़े जरा अगले दो सेंटेंसेस। इफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन इज नॉट गिवन, देन फॉर इंटरम डिविडेंड assume declared during the year, for final dividend declared after the reporting date। वर्ड समझ आ जाएंगे? लेकिन ये कब अज्यूम करना है? जब डेट ऑफ डिक्लेरेशन ना हो। एनी कंफ्यूजन ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यहां तक जरा रिवाइज करने ऊपर जितने पॉइंट्स हुए, ये जो भी पढ़े थे पॉइंट्स।
ये हमारा साहब ये तो एक ट्रांसफर एंट्री की बहस कर रहे हैं यार। ट्रांसफर एंट्री आप ईयर एंड पे करेंगे, ये तो आप ट्रांसफर एंट्री की तरफ चले गए। ट्रांसफर एंट्री तब करेंगे जब ईयर एंड पे आके रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर पूरा करना हमने। रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर को बना के अगर आपने रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में सीडी निकालना, तो ये तो उस वक्त ट्रांसफर एंट्री की बहस कर रहे हैं आप। मैंने आपसे उस वक्त भी रिक्वेस्ट की थी, कोई ट्रांसफर एंट्रीज याद करने की जरूरत नहीं है, आप मेन एंट्रीज पे फोकस करें। ट्रांसफर एंट्रीज तो शायद वैसे ही लेजर बनाते खुद ही याद आ जाएंगी। ठीक है हमारा साहब, बेटा प्लीज नहीं काइंडली करें, मैंने रिवाइज का मतलब हरगिज ये नहीं था। आप लगता है साथ वाले को सुनाना शुरू हो गए। हर वक्त पढ़ाई करते रहते हैं यार, कभी खुद करते हैं कभी साथ वाले को कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सर, सेकंड लास्ट पॉइंट, कंसिडरेट इफ नेचर ऑफ डिविडेंड, ब्रैकेट पढ़े, नेचर का यहां मतलब अगर ये नहीं बताया हुआ कि डिविडेंड फाइनल है या इंटरम है, देन अज्यूम, मसलन अगर मैं आपसे सामने कहूं 20% डिविडेंड, तो यकीन इंटरम डिविडेंड भी हो सकता है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं नजर आ रही तो बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करेंगे कि फाइनल होगा। लास्ट लाइन, इफ टाइप ऑफ डिविडेंड का मतलब ब्रैकेट में पढ़े जरा, अगर ये नहीं बताया हुआ कि कैश डिविडेंड है या बोनस शेयर्स का डिविडेंड है, तो यकीनन बोनस शेयर्स भी होते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करेंगे, कैश डिविडेंड है। ये जो